मालती की दो बहुएं हैं, बड़ी बहू आशा और छोटी बहू गीता। लेकिन दोनों ही बहुएं किसी काम की नहीं हैं। दोनों सास को सिर्फ तभी पूछती हैं जब उन्हें कोई काम होता है या घर का खर्च चाहिए होता है। बाकी तो बेचारी सास दो दो बहुओं के होते हुए भी कभी आराम में नहीं रह पाती। दिन के 2 बजने वाले और खाने का अभी तक कोई पता नहीं है। पता नहीं ये बहुएं कब सुधरेंगी। बहू आशा, बहू गीता, कहाँ हो तुम दोनों? आज क्या खाना नहीं बनेगा? तुम्हारी सास को भूखा ही रहना पड़ेगा। बड़ी बहू मोबाइल में वीडियो देखते देखते आती है और छोटी बहू हाथ में नेल पेंट लगाते हुए सास की तरफ आ रही है। दोनों ही अपने अपने मनोरंजन में व्यस्त हैं और किसी को भी दिन के खाने की चिंता नहीं। जी मम्मी जी, क्या हुआ? आपने आवाज क्यों लगाई? मैं इतनी अच्छी पिक्चर देख रही थी, बीच में से उठकर आना पड़ा। क्या हुआ मम्मी जी? अब क्या मैं चैन से नेल पेंट भी नहीं लगा सकती? अपने अपने काम की सबको चिंता रहती है, लेकिन आज खाना क्या बनेगा इसकी किसी को फिक्र नहीं है। समय देखा है कितना हो रहा है, 2 बज रहे हैं। खाने का कोई अता पता नहीं है। अब क्या खाना भी मैं बनाने लगूं? खाना तो आज गीता बनाने वाली थी ना। गीता ने मुझे कहा था कि आज दिन में खाना वही बनाएगी। नहीं तो भाभी, ये आप क्या बोल रही हो? कल तो आपने कहा था कि दिन का खाना आप बनाओगी और शाम का खाना मैं बनाऊंगी, इसलिए तो मैं नेल पेंट लगाने लगी। तुम कितना झूठ बोलती हो गीता। मैंने ऐसा कब कहा था? दोनों बहुएं एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगती हैं, जो कि उनकी पुरानी आदत है और सास दोनों की इसी आदत से बहुत परेशान है। दोनों की बहस सुनकर सास का दिमाग खराब हो जाता है और वो दोनों को डांट लगा देती है। बस करो तुम दोनों, ये तो तुम दोनों का हर बार का नाटक है। बाकी काम तो ठीक है, लेकिन क्या अब खाना बनाने में भी तुम दोनों को आलस आने लगा है? मेरी गलती नहीं है मम्मी जी, अपनी छोटी बहू को बोलिए जो भी बोलना है। मैं सुबह से काम में लगी रहती हूँ। आज तो चाय नाश्ता भी मैंने ही बनाया था, इसने सिर्फ झाड़ू पोछा किया। तो क्या ये खाना नहीं बना सकती? आपने सिर्फ नाश्ता बनाया था भाभी, चाय तो मैंने बनाई थी। और झाड़ू पोछा करना अगर इतना ही आसान है तो आप क्यों नहीं कर लेती? देखो गीता, तुम छोटी हो, छोटी बनकर रहो, ज्यादा बड़ी बनने की कोशिश मत करो। बस कर जाओ तुम दोनों, बस कर जाओ। मुझे अब और कुछ नहीं सुनना है। मुझे 15 मिनट के अंदर खाना तैयार चाहिए। अब कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, तुम दोनों देख लो, वरना अपने अपने मायके जाने के लिए तैयार रहना। दोनों बहुओं से परेशान होकर सास अपना फैसला सुना देती है। मायके का नाम सुनकर दोनों बहुओं की आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि मायके तो दोनों ही नहीं जाना चाहती और जल्दी जल्दी दोनों मिलकर काम करने लगती हैं। आशा सब्जी बना रही है तो गीता आटा लगाने लगती है। इधर सास अपना सर पकड़ कर बैठी हुई है कि इन बहुओं को कैसे सुधारा जाए और खुद से ही बात कर रही है। इन दोनों का कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो ये नहीं सुधरने वाली हैं। मुझे कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी जिससे ये दोनों बराबर घर का काम करने लगे। सास सोच में पड़ जाती है कि ऐसा क्या किया जाए कि दोनों बहुओं को ठिकाने पे लाया जा सके। अगले दिन सास अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है और उन्हें अपने पुश्तैनी गहनों के बारे में बताती है जो उनकी सास ने उन्हें दिए थे। आओ आशा और गीता, यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ मम्मी जी? आपने हम दोनों को क्यों बुलाया है? मैं जब शादी करके इस घर में आई थी तो मेरी सास ने बहुत ही प्यार से मेरा स्वागत किया था। मैं तो इस घर की अकेली बहू थी, इसलिए पूरा घर मुझे ही संभालना था। आशा और गीता को अपनी सास की कहानी में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। दोनों ही बिना मन से यहाँ बैठी हुई अपनी सास की बातें सुन रही हैं। लेकिन जैसे ही सास के मुंह से गहनों का नाम निकलता है, दोनों के कान खड़े हो जाते हैं और दोनों सास की कहानी में इंटरेस्ट लेने लगती हैं। फिर मेरी सास की तबीयत खराब रहने लगी और उन्होंने घर की चाबियों के साथ साथ अपने सारे गहने भी मेरे हवाले कर दिए। गहने? वो गहने अभी भी आपके पास हैं क्या मम्मी जी, या आपने हमारी शादी में दे दिए थे? नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी शादी में तो तुम दोनों के लिए अलग अलग गहने बने थे। मेरी सास ने जो मुझे गहने दिए थे वो तो आज भी मेरे पास हैं और उनमें सबसे ज्यादा कीमती हैं हमारे खानदान के पुश्तैनी कंगन। मैं भी यही सोच रही हूँ कि जब मैं ऊपर जाऊंगी तो वो गहने अपनी सबसे ज्यादा जिम्मेदार और काबिल बहू को देकर जाऊंगी। ये बात सुनकर आशा और गीता एक दूसरे को देखने लगती हैं
और वो समझ जाती हैं कि गहने उसी बहू को मिलेंगे जो अपनी सास का ज्यादा ख्याल रखेगी। गहने तो मैं तुम दोनों में आधे आधे बांट दूंगी, लेकिन जो मेरी सास के कीमती पुश्तैनी कंगन है वो तो उसी बहू को मिलेंगे जो सबसे ज्यादा काबिल और जिम्मेदार होगी। सास की बात सुनकर अब तो आशा और गीता का दिमाग ठनक जाता है और वो दोनों सोचने लगती हैं कि अगर पुश्तैनी कंगन चाहिए तो सास को अब तो सर आंखों पर बिठा कर रखना पड़ेगा। अगले दिन आज तो सुबह से ही घर का माहौल बदला हुआ है। दोनों बहुएं बहुत जल्दी उठ चुकी हैं और सुबह से ही किचन में लगी हुई हैं। ये देखकर सास बड़ी हैरान होती है। क्या बात है, आज तो घर का माहौल ही बदला हुआ लग रहा है। दोनों बहुएं सुबह सुबह नहाकर पूजा करके किचन में काम कर रही हैं। भगवान, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। तभी बड़ी बहू आशा अपनी सास के लिए फ्रूट्स काटकर प्लेट में सजाकर लेकर आती है और बड़े प्यार से सास को खाने के लिए देती है। नहीं, आप कोई सपना नहीं देख रही हैं। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। उस गीता की वजह से मैं भी उसी की तरह बिहेव करने लगी थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि सास भी माँ होती है और अब आपका मैं बिल्कुल अपनी माँ की तरह ख्याल रखूंगी। ये लीजिए, आप फल खाइए। आपकी सेहत के लिए फल खाना बहुत जरूरी है। बड़ी बहू की खातिरदारी देखकर सास का मुंह खुला का खुला रह जाता है, लेकिन सास खुश है कि चलो कम से कम बड़ी बहू को उसकी चिंता तो हुई। इस हैरानी से सास बाहर आई ही नहीं थी कि छोटी बहू चाय और नाश्ता लेकर आ जाती है। लीजिए मम्मी जी, आपकी पसंदीदा अदरक वाली चाय और कांदा पोहा। आज मैंने स्पेशली आपके लिए ये नाश्ता बनाया है। आप जल्दी से खा लीजिए और बता दीजिए कि खाने में क्या बनाना है। आज तो छोटी बहू के भी रंग बदले हुए लग रहे हैं। जहाँ 2-2 बजे तक खाना नहीं बनता था, आज सुबह ही खाने के बारे में पूछा जा रहा है। सास मन ही मन बहुत खुश है और भगवान से प्रार्थना करती है कि अब उनकी बहुएं ऐसी ही रहें। क्या बात है भगवान, सुबह सुबह इतने अच्छे नजारे दिखा दिए। बस अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। सास अपने कमरे में आराम कर रही है, तभी वहाँ छोटी बहू आती है। उसे अपने कमरे में आता देख पहले तो सास सोच में पड़ जाती है, फिर उन्हें लगता है कि जरूर कुछ मांगने आई होगी। बोलो छोटी बहू, कुछ चाहिए था तुम्हें? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं कुछ मांगने थोड़ी आई हूँ। मैं तो आपके पैर दबाने आई थी। मैंने सोचा शायद आपके पैरों में दर्द हो रहा होगा, तो थोड़ी देर आपके पैर दबा देती हूँ, आपको नींद अच्छी आ जाएगी। अपनी बहू के मुंह से ये बातें सुनकर सास की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो सोचती है कि अचानक से उनकी बहू का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। क्या बात है गीता बहू, आज तुम्हें अपनी सास की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मुझे तो आपकी फिक्र हमेशा से ही थी मम्मी जी। वो तो बस भाभी को देखकर मैं भी बदल गई थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि जो इंसान जैसा होता है उसे वैसा ही रहना चाहिए, दूसरों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। वाह, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है बहू। अच्छा चलो, थोड़ी देर पैर दबा दो। सास भी अब अपनी बहू का पूरा फायदा उठाना चाहती है और कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। शाम को सास बैठकर नींबू पानी पी रही होती है, तभी आशा बहू दौड़ कर आती है और सास के हाथ से नींबू पानी का गिलास छीन लेती है। ये देखकर सास हैरान होती है और गुस्से में आ जाती है। आशा बहू, ये तुम क्या कर रही हो? मेरे हाथ से तुमने गिलास क्यों छीन लिया? मुझे माफ करना मम्मी जी, लेकिन ठंड का समय है और आप शाम के समय नींबू पानी पी रही हैं। ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इससे आपका गला खराब हो सकता है और तबीयत बिगड़ सकती है। अगर आपको पीना ही है तो मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। बड़ी बहू की अपने लिए इतनी चिंता देखकर तो सास की आंखों में आंसू ही आ जाते हैं और वो सोच में पड़ जाती है कि क्या ये मेरी ही बहू है। कुछ देर बाद ही छोटी बहू अपनी सास के लिए गरम गरम आलू के पराठे लेकर आती है। लीजिए मम्मी जी, मैंने आपके लिए आलू के पराठे बनाए हैं, आपको बहुत पसंद है ना? और उसके साथ मैंने नींबू का अचार भी रखा है, खाकर बताइए ना कैसे बने हैं। सास को ऐसा लगता है जैसे उसकी तो किस्मत ही बदल चुकी है।
दोनों बहुएं जिस तरह से खातिरदारी कर रही हैं, उसके लिए तो जिंदगी ही स्वर्ग बन गई है। कुछ दिन बाद सास अपनी दोनों बहुओं से बहुत खुश है और उन्हें इनाम देना चाहती है, इसलिए दोनों बहुओं को अपने पास बुलाती है। आपने बुलाया मम्मी जी, आपको कुछ चाहिए था? नहीं बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इतने दिन हो गए तुम दोनों मेरी इतनी खातिरदारी कर रही हो, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए तुम्हें इनाम दिया जाए। इनाम का नाम सुनकर दोनों बहू समझ जाती हैं कि मम्मी जी उन्हें पुश्तैनी कंगन देने वाली हैं और दोनों को ही लगता है कि कंगन तो मैं ही जीतूंगी। दोनों एक दूसरे को द्वेष की भावना से भी देखती हैं और दोनों के चेहरे पर घमंड है कि आज तो कंगन मुझे ही मिलेंगे। मैं तुम दोनों से ही बहुत खुश हूँ, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं अपने खानदान के पुश्तैनी कंगन तुमको देना चाहती हूँ। तुम रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। दोनों बहुओं के मन में लड्डू फूटने लगते हैं कि सास आज तो इतने कीमती पुश्तैनी कंगन हमें देने वाली है। सास तिजोरी में से मलमल के कपड़े में रखे पुश्तैनी कंगन निकाल कर लाती है। दोनों बहुओं की आंखों में चमक आ जाती है और चेहरे पर खुशी। यही वो पुश्तैनी कंगन है जो मेरी सास ने मुझे दिए थे और अब मैं तुम दोनों को दे रही हूँ। तुम दोनों ने मेरी खूब सेवा की है, इसलिए इनकी हकदार तुम दोनों ही हो। एक एक कंगन मैं दोनों को दूंगी। सास जैसे ही मलमल के कपड़े को खोलकर उसमें से कंगन निकालती है तो दोनों बहुओं के चेहरे पर हैरानी आ जाती है और आंखें बड़ी हो जाती हैं। दोनों ही हैरान हैं कि ये कैसे कंगन है। सास छोटे छोटे 2 प्लास्टिक के कंगन उन दोनों को दिखाती है। ये क्या है मम्मी जी? ये प्लास्टिक के बच्चों के कंगन? क्या ये हमारे खानदान के पुश्तैनी कंगन है? हाँ बेटा, यही है हमारे खानदान के पुश्तैनी कंगन। असल में मेरी शादी तो बचपन में ही हो गई थी और मेरी सास की शादी भी बचपन में ही हुई थी, तो मेरी सास ने मुझे उनके ये कंगन दिए थे जिन्हें मैंने बड़े प्यार से संभाल कर रखा है। और अब ये कंगन तुम दोनों के हुए। एक एक कंगन तुम दोनों अपने पास रखो और अपनी बहू को देना और इसी तरह प्यार से रहना और इस घर को संभालना। दोनों ही बहुओं के सारे अरमान पर पानी फिर जाता है। बहुएं सोच कर बैठी थीं कि कोई सोने हीरे जड़े कीमती कंगन उनके हिस्से आएंगे, लेकिन उनके हिस्से तो प्लास्टिक के कंगन लगे। दोनों ही बेवकूफ बन चुकी थीं और एक दूसरे का चेहरा ताक रही थीं। छत पर खाना बनाने वाली गोरी बहू। बूढ़ा दर्पण थका हारा अपने पुराने से घर के अंदर आता है। अंदर घर में सारी चीजें पुरानी रखी हुई थी। बाप रे, पैरों की धज्जियां उड़ गई चल चल कर। तभी दर्पण सामने रखी हुई अपने घर की पुरानी कुर्सी पर बैठने लगता है, तो कमजोर होने की वजह से दर्पण के बैठते ही वो कुर्सी टूट जाती है और दर्पण धड़ से नीचे गिर जाता है। माँ, मेरी कमर। दर्पण की आवाज सुनकर उसकी पत्नी हिमानी, बेटी साक्षी और बेटा अनिल वहां आ जाता है। अरे बाप रे बाबा, हे भगवान मेरी कुर्सी। तभी साक्षी अनिल दर्पण को उठाते हैं। आंख से अंधे हो चुके थे क्या आप, जो आपने इतनी कीमती कुर्सी तोड़ दी। यहाँ मेरी कमर की हड्डी का सत्यानाश हो गया और तुझे कुर्सी की पड़ी है। माँ, मेरी कमर। माँ, अब तो आप ये पुराना फर्नीचर बेचकर नया फर्नीचर ले आइए। ये सब सामान बहुत पुराना और कमजोर हो चुका है माँ। कुछ पुराना नहीं हुआ है, अभी भी ये फर्नीचर काफी मजबूत है। नया फर्नीचर लाकर पैसा क्यों बर्बाद करना। हिमानी दमनपुर गांव में अपने पुराने बड़े से घर में अपने पति, 2 बेटे और बेटी के साथ रहती है। हिमानी बहुत ही कंजूस मक्खी चूस है। उसके घर का सामान काफी पुराना था और उसके परिवार के सभी सदस्य के शरीर पर पुराने कपड़े थे। हिमानी ना घर में नया सामान लाने देती थी, ना किसी को नए कपड़े पहनने देती थी। शाम का समय हिमानी का बड़ा बेटा अभय घर आता है। अभय इसी गांव की एक कंपनी में नौकरी करता है। सुनो जी, हम कोई अच्छी सी लड़की देखकर अभय की शादी करवा देते हैं। पहले अपने घर का वातावरण बदल, उसके बाद घर में बहू लाने की बात करना।
वरना ऐसे कबाड़ खाने में कोई भी बहू 2 दिन नहीं टिक पाएगी। आप कह तो ऐसे रहे हैं जैसे जैसे आपके पूर्वजों ने यहाँ करोड़ों की संपत्ति खजाना छोड़ी हो कि बस पैसे उठाओ और सामान लाकर लेकर आओ। खुद तो आप एक पैसा नहीं कमाते हैं और फजूल खर्च की बात करते हो। सब हिमानी की कंजूसी से काफी परेशान हो चुके थे। कुछ दिन बाद हिमानी शहर में रहने वाली एक गोरी सुंदर लड़की रितु के साथ अभय की शादी करवा देती है। रितु देखने में बहुत ही सुंदर और गोरी थी। ये बेड इतना हिल क्यों रहा है और कितना आवाज कर रहा है ये बेड काफी पुराना हो गया ना, इसलिए ये आवाज कर रहा है। तो आप इसे बेचकर नया बेड क्यों नहीं ले आते जी? माँ कोई नई चीज खरीदने ही नहीं देती। क्यों? तभी अभय की माँ की सारी कंजूसी के बारे में अभय रितु को बता देता है। अरे अरे बाप रे, माँ जी ऐसी है। अगले दिन रितु रसोई में आती है तो रसोई की दीवारों पर नया पेंट लगा हुआ था और वहाँ ना गैस था ना चूल्हा। अरे यहाँ तो ना चूल्हा है और ना ही कोई गैस। रितु बाहर आती है। माँ जी, रसोई में तो ना चूल्हा है ना ही कोई गैस। अब मैं चाय नाश्ते की व्यवस्था कैसे करूं? बहू, इस घर में खाना गैस चूल्हे पर नहीं बल्कि मिट्टी के चूल्हे पर बनता है और तेरी शादी पर हमने रसोई की दीवारों पर पेंट किए थे, इसीलिए मैंने चूल्हा छत पर रखा दिया है ताकि चूल्हे से रसोई की दीवारें गंदी ना हो जाए। अब तू छत पर जा और वही खाना बनाना। छत पर कौन खाना बनाता है? रितु छत पर आती है तो वहाँ मिट्टी का चूल्हा रखा हुआ था। अब क्या रोज धूप में मुझे यहाँ मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना होगा? तभी रितु मिट्टी के चूल्हे पर चाय नाश्ते की व्यवस्था करके नीचे आती है। शाम का समय अभय अपने काम से घर आता है। माँ बाबा, कंपनी वालों ने मेरा ट्रांसफर गोंदपुर शहर की कंपनी में कर दिया है, जो यहाँ से 800 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ बाबा, अब 2 दिन के बाद ही मुझे वहां जाकर कंपनी में ज्वाइन करना होगा, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे पर इतनी जल्दी इतनी दूर जाकर कैसे होगा सब? वही तो, इसीलिए मैं ये ट्रांसफर के लिए मना कर रहा हूँ। मैं क्यों अपने परिवार से इतनी दूर जाऊं? अब मेरी नौकरी चाहे चली जाए पर मैं इतनी दूर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? हाँ, यहाँ रहकर क्या भजिया तलेगा? या फिर चुपचाप तैयारी कर और कल सवेरे की ट्रेन से ही वहाँ के लिए निकल जा। पर माँ, पर कुछ नहीं, अगर तेरी नौकरी चली गई तो हमारा गुजारा कैसे होगा? ठीक है माँ, तो मैं रितु को अपने साथ ले जाता हूँ। बहू को साथ ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ प्राय शहर में तू तो सारा दिन अपने काम पर रहेगा। बहू वहाँ अकेली कैसी रह पाएगी? बहू को यही रहने दे। तू जा अकेला। पर माँ, कल ही हमारी शादी हुई है। हाँ तो पत्नी के बिना मन नहीं लगेगा क्या तेरा? चुपचाप जाकर तैयारी कर। तभी रितु अभय कमरे में आते हैं। रितु, मैं जाना नहीं चाहता, पर माँ की वजह से जाना पड़ रहा है। मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हें शादी के दूसरे दिन छोड़कर जा रहा हूँ। कोई बात नहीं जी। तभी अगले दिन अभय गोंदपुर शहर चला जाता है। कुछ दिन बाद रितु छत पर खड़ी थी, तभी उसे मोहल्ले के कुछ जवान लड़के देखते हैं। अरे चमन देख, क्या हसीन रूप की रानी है यार। ओए होए, क्या जवानी है इस जाने मन की। अरे ये तो अभय की पत्नी है ना। अभय भी कितना बेवकूफ है ना, इतना अच्छा गुलाब छोड़कर चला गया। तभी सारे लड़के रितु को दहाड़ने लगते हैं। और भाभी जी, बड़ी सुंदर हो जी आप तो। रितु उन लड़कों को देखकर चूल्हे के पास जाकर बैठ जाती है। लगता है छिछोरे लड़के हैं ये। तभी रितु अपने घर के सामने वाले घर की छत पर देखती है तो उस घर का मालिक शर्मा अपनी पत्नी जानवी को सोने का नेकलेस पहना रहा था। हाय जानवी जी, आपकी खूबसूरती को जरा छुपा कर रखिए, कहीं आपकी ये सुंदरता हमारी जान ना ले ले। जानवी शर्माने लगती है। तभी दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। अब दोनों का ये प्यार रोमांस देखकर रितु को अपने पति अभय की याद आ जाती है। काश कि मेरे पति भी मेरे पास होते तो हम दोनों भी एक दूसरे से ऐसे ही प्यार करते। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे।
ऋतु अभय की याद में रोज उदास रहने लगी। एक शाम, माँ जी, मुझे कुछ दिनों के लिए अभय जी के पास जाने दीजिए ना, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। याद आ रही है तो फोन पर बात कर ले अभय से, वहाँ जाने की क्या जरूरत है। हिमानी अपने कमरे में चली जाती है। ये म्या माँ जी क्यों मेरी जान की दुश्मन बनी हुई है? अरे मुझे भी खुशी खुशी जीना है, मुझे भी अपने पति से प्यार करना है। तभी ऋतु छत पर आकर उदास खड़ी हो जाती है तो सामने वाले दूसरे घर की छत पर एक अमीर गोरा खूबसूरत लड़का महेश आता है। अरे वाह, कितनी सुंदर लड़की है ये तो। तभी ऋतु की नजर महेश पर पड़ती है तो महेश उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। अब हर दिन महेश ऋतु को दहाड़ने लगा और ऋतु भी उसे देखकर अब हल्की हल्की मुस्कान देने लगी। फिर क्या था, कुछ ही दिनों बाद दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक शाम ऋतु महेश ऋतु के घर की छत पर थे। महेश जी, कोई आ जाएगा, अब जाइए यहाँ से। बस एक मिनट। तभी महेश अपनी जेब से एक सोने का नेकलेस निकालकर ऋतु को पहनाता है। ये सुंदर सा गोरा गला खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा ऋतु जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना कहकर महेश वहाँ से चला जाता है। उसकी बातें सुनकर ऋतु दंग रह जाती है। रात का समय ऋतु महेश के दिए उस सोने के नेकलेस को देख रही थी। महेश जी तो कितने अच्छे हैं, पर मैं उनसे प्यार कैसे कर सकती हूँ? मैं शादीशुदा हूँ, पर मेरे पति तो मेरे पास ही नहीं है। मुझे तो उनका प्यार कभी नहीं मिलता और जीवन में मिलेगा भी या नहीं पता नहीं। तभी ऋतु के मन में भी रमेश के प्रति प्यार जागने लगता है और वो भी महेश को चाहने लगती है। अब ऋतु रोज रोज महेश से घंटों प्यार भरी बातें करने लगी और महेश भी उसकी खुशियों का पूरा ध्यान रखने लगा। वो उसे नए कपड़े, जेवर सब लाकर देने लगा, उसे नई नई जगह घुमाने लगा, उसे खूब प्यार देने लगा। अब इन दोनों के प्यार की खबर किसी को नहीं थी। एक शाम महेश ऋतु एक पार्क में बैठे थे। ऋतु, तुम्हारा पति तो तुम्हारे साथ रहता ही नहीं, ना वो तुम्हारे पास आता है, फिर तुम उसकी याद में अकेली रहकर क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रही हो? तुम मुझसे शादी कर लो ऋतु, मैं तुम्हें जीवन भर खुश रखूंगा। ये सुनकर ऋतु दंग रह जाती है। शादी? ऋतु, हर इंसान को खुश रहने का पूरा अधिकार है। तुम्हारे सामने तुम्हारा पूरा जीवन पड़ा है, अपना जीवन ऐसे बर्बाद मत करो। महेश ऋतु को शादी के लिए काफी मनाता है। तभी वो घर आती है और रात भर महेश की कही बातों को सोचने लगती है। महेश जी की बात सही तो है, शादी होकर भी मुझे कौन सा सुख मिल रहा है? मुझे भी खुशियाँ पाने का पूरा अधिकार है। अगले दिन ऋतु अपना सामान लेकर कमरे से बाहर आती है। बहू, ये सामान लेकर कहाँ जा रही है? तभी ऋतु अपने और महेश के प्यार के बारे में सबको सारी बात बताती है। क्या बहू, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तू हमारे बेटे की पत्नी है। आपके बेटे ने कब मुझे पत्नी होने का एहसास दिलाया? कब उसने मुझे पति जैसा प्यार दिया? शादी के दूसरे ही दिन वो मुझे छोड़कर चला गया। अब मुझे ऐसे अकेले नहीं रहना है। मैं कल ही महेश जी से शादी कर लूंगी। इतना कहकर ऋतु वहाँ से चली जाती है। तभी सब अभय को फोन लगाते हैं तो अभय कल ही अपने घर आ जाता है। तभी सब मिलकर ऋतु को ढूंढ लेते हैं। ऋतु मंदिर में दुल्हन के अवतार में बैठी थी। ऋतु, तुम दूसरी शादी कर रही हो? हाँ, पहली शादी ने तो जीवन बर्बाद कर दिया मेरा, इसीलिए मैं दूसरी शादी कर रही हूँ। ऋतु, मेरी बात। तभी वहाँ खबर आती है कि महेश के साथ एक सड़क दुर्घटना हो गई है और उसकी मौत हो गई है। ये सुनकर ऋतु खूब रोने लगती है। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ ऋतु, शादी के दूसरे दिन ही मैं तुम्हें छोड़कर चला गया। मैं जानता हूँ तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। बहू, इन सब में मेरी गलती है। ना मैं अभय को तुझसे दूर करती, ना तू पति की याद में महेश के प्यार में पड़ती। मैंने तुम दोनों पति पत्नी को एक दूसरे से अलग करके बहुत बड़ा पाप किया। बहू, मुझे माफ कर दे। बहू, मुझे माफ कर दे। मैं वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद कभी तुम दोनों को अलग नहीं होने दूंगी। हिमानी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे भी माफ कर दीजिए आप सब। पति का प्यार न मिलने पर मैं भी बहक गई थी और जो महेश से प्यार करके इतना बड़ा पाप कर दिया मैंने। मुझे माफ कर दीजिए अभय जी, मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। तो फाइनली सब एक दूसरे को माफ कर देते हैं। उसके बाद अभय हमेशा ऋतु के पास ही रहने लगा और उसे खूब प्यार देने लगा।
और ऋतु भी महेश के साथ काफी खुश रहने लगी और हिमानी ने भी हमेशा के लिए अपनी कंजूसी छोड़ दी और सब एक साथ हंसी खुशी रहकर एक हंसता खेलता जीवन बिताने लगे।